मानी जाने वाली बातें हैं। सर, आज के समय में डिजिटल तकनीक की बहुत बात होती है और ये कहा जाता है कि बहुत सारी समस्याओं को इसके ज़रिए सुलझाया जा सकता है, लेकिन डिजिटल तकनीक का और पढ़ने लिखने की संस्कृति के संबंध को आप कैसे देखते हैं? भारत में कुछ ऐसी एक परंपरा सी बन गई है कि जब कोई नई मशीन आती है हम सोचते हैं ये मशीन हमारी सारी समस्याओं का हल कर देगी। जब रेडियो आया तो शिक्षा विज्ञान के लोग एकदम दौड़ पड़े कि हाँ, अब वो चीज़ आ गई है जिससे हमारी शिक्षा पद्धति एकदम आधुनिक हो जाएगी। और आप अभी भी पाएंगे बहुत से स्कूलों में पुराने रेडियो पड़े मिलेंगे आपको, जो उस समय भी ठीक से इस्तेमाल नहीं हो सके और आज तक ठीक से उनका निपटारा भी नहीं हो सका, निस्तार नहीं हो सका। इसके बाद आया टेलीविज़न और उस समय भी बिल्कुल यही बहुत से लोगों को लगा कि अब हमारी सारी समस्याएं दूर होने जा रही हैं और ये इतना सारा पढ़ना लिखना पढ़ाई ये सब आसान हो जाएगा क्योंकि हम हर चीज़ दिखा सकेंगे। विज्ञान के प्रयोग नहीं करवा पा रहे हैं तो दिखा के काम चल जाएगा। और उसी में 20-25 साल निकल गए टीवी बांटने में इत्यादि। स्वर्गीय विजया मुले इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी विशेषज्ञ थी जिनके साथ मैंने भी कुछ समय काम किया और वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो राष्ट्रीय फोकस समूह था उसकी अध्यक्ष थी। एनसीईआरटी के साथ उन्होंने 2005 की रूपरेखा में काम किया था। तो उनके प्रसिद्ध ये शब्द मुझे हमेशा याद रहते हैं कि हमने स्कूलों को टेक्नोलॉजी के कब्रिस्तान बना दिया है। आप हर युग की टेक्नोलॉजी किसी स्कूल के स्टोर रूम में ढूंढ सकते हैं कि ये 50 के दशक में आई होगी, ये 60 के दशक में आई होगी, ये फिर अब आई होगी। वही स्थिति आज हमारी इस डिजिटल टेक्नोलॉजी की है। हर 2-3 साल में नई चीज़ें आ रही हैं। पिछली चीज़ों का क्या होता है, करोड़ों रुपए खर्च के वो पहुंचती हैं, जब तक वो पहुंचती हैं उनका इस्तेमाल शुरू होता है तब तक कुछ नया आ जाता है। तो ये प्रश्न देखिए ज़्यादा बड़ा है, एक समाज दर्शन से जुड़ा हुआ है कि हम ये समझें कि जो मनुष्य की बुनियादी चिंताएं हैं या हमारे समाज में शिक्षा के उद्देश्य हैं, ये अंततः हमारी सूझबूझ से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। मशीनें योगदान कर सकती हैं पर मशीन खुद उसको हल कर दे ये तो संभव नहीं है। ये हर टेक्नोलॉजी को लेकर हमें लगता रहा है और हमें इस भावना से उबरना चाहिए। आज जो टेक्नोलॉजी सामने आई है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, वो लगता है कि वो तो महाबली है, वो रेडियो टीवी सबसे ऊपर है, उसमें सब कुछ है, अब हमें कुछ करना ही नहीं है, हम बटन दबाते जाएं अपने आप चीज़ें होती जाएंगी। और इसको लेकर एक तरह का पूरा एक जादुई अंधविश्वास बड़े पैमाने पर समाज में फैल गया है और स्कूलों में तो फैल ही गया है, बल्कि फैलाया गया है और अध्यापक को भी उसके एक तरह से वश में, उसका वशीकरण एक तरह से हो गया है, आप कह सकते हैं। तो ये समस्या का हल नहीं, तो समस्या को और भी ज़्यादा मजबूत बना रही है, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी की हम आज इस समय बात कर रहे हैं ये मनुष्य के इतिहास में अभी बहुत नई है। ये किस तरह प्रभावित करेगी हमारे संबंधों को, हमारी मानसिक चेतना को, बच्चों के जीवन में इसका क्या स्थान बनेगा, काफ़ी समय लगेगा इन चीज़ों को समझने में। अभी ये शोध के स्तर पे भी ठीक से नहीं समझी गई चीज़ें हैं। अभी हाल में एक बहुत बड़ी एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उनकी पुस्तक आई है, मरियन वुल्फ उनका नाम है, इस विषय पर, और उन्होंने पिछले 16 साल इस अध्ययन में बिता दिए हैं कि जो कागज़ पे छपी हुई किताब है उसको पढ़ना और जो स्क्रीन पर हम किताब देख रहे हैं उसको पढ़ना, क्या इन दोनों पढ़ने में अंतर है। और उन्होंने पाया है कि बड़ा भारी अंतर है। और जिस तरह से वो कागज़ पर छपी हुई किताब की सामग्री या उससे प्राप्त अर्थ अनेक अनुभवों और अन्य किताबों से जुड़ता है, उसके बराबर के सबूत उनको इस दूसरी डिजिटल रीडिंग में नहीं मिले। ऐसे ही OECD जो कि सारी दुनिया में काम करने वाली संस्था है यूरोप की, उन्होंने भी इस पर एक समिति नियुक्त की थी और उसकी रिपोर्ट भी यही कहती है कि आप डिजिटल रीडिंग और बाकी रीडिंग को समकक्ष नहीं मान सकते। और इस कारण हम देखते हैं कि जो पश्चिम के हमसे ज़्यादा शिक्षा में निवेश करने वाले देश हैं, वो डिजिटल रीडिंग या डिजिटल सामग्री के आने के बाद पुस्तकालय की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं,
बल्कि पुस्तकालयों को उतना ही पहले से भी ज़्यादा बल दिया जा रहा है उनके स्कूलों, उनके विश्वविद्यालयों में, जितना कि पहले दिया जाता था उससे भी ज़्यादा बल दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि बच्चों की रुचि असली पढ़ने में कम हो जाए, क्योंकि बाकी जो यंत्र हैं ये बड़े आकर्षक हैं, उनको अपने आप लुभाते हैं, उसमें रुचि की ज़रूरत नहीं होती है, बचपन से ही अपने आप उनमें रुचि पैदा हो जाती है। तो उस तरह की प्रवंचना से वो एक तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों के संपर्क में बहुत समय से हैं और इतना ज़्यादा वो एकदम इसके जादू में नहीं आते हैं जितना हम आ जाते हैं, क्योंकि हमें आदत है कि हमारा भाई अगर गुजारा कोई यंत्र कर दे तो हम क्यों फिर अध्यापकों पर इतना खर्चा करें, हम क्यों पुस्तकालयों पर इतना खर्चा करें। तो हमें इस प्रलोभन से बचना होगा कि हम अच्छी लाइब्रेरियां अपने स्कूलों कॉलेजों में बनाएं। इसका कोई विकल्प नहीं है। हम ये सोचें कि ई किताबें हमको असली किताबें छापने, वितरित करने, उनको पढ़ने की स्थितियां बनाने से एक तरह से बचा लेगी, तो इससे बड़ी गलत बात या मूर्खता कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी अंततः मनुष्य की कल्पनाशीलता पर निर्भर होती है, उसका उपयोग उसी पर निर्भर होता है। अगर आप किसी टेक्नोलॉजी में कूड़ा डालेंगे तो कूड़ा ही निकलेगा, ये तो है नहीं कि टेक्नोलॉजी उसको सुधार देगी। तो हम किस तरह के सवाल पूछते हैं, हमारे बच्चे किस तरह के सवालों पर विचार करते हैं कक्षा में, ये तो अध्यापक की सूझबूझ और उसके प्रयत्न पर ही निर्भर होगा। और ये निर्भर होगा उन किताबों पर जिनको पढ़ के अध्यापक उस विषय को समझाए, कि वो किस तरह के सवाल कक्षा में उठा पाता है, बच्चे किस तरह की किताबें पढ़ के क्या क्या नया सोच पाते हैं जो कि अध्यापक के सामने वो एक चुनौती के रूप में पेश करते हैं। तो इस सब में अगर हो सकता है कुछ सवाल ऐसे भी हों जो बच्चे ढूंढ लें इंटरनेट पर, एक आयु के बाद ये बहुत संभव है कि 12-13 साल के बच्चे अपने सवालों के क्षेत्र में वृद्धि कर सकें। लेकिन ये निर्भर तभी है जब बचपन से उनको एक ज़्यादा परिपक्व वातावरण मिले, जो कि एक पुस्तकालय के बिना संभव नहीं है।